इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि एक खदान की खुदाई के दौरान दो विशाल प्राचीन ककून मिलते हैं जिसमें से दो म्यूटो जन्म लेते हैं। म्यूटो न्यूक्लियर एनर्जी से खुद की ताकत बढ़ाकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं, धरती का पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ देते हैं। तभी समुद्र का राजा विशाल गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। गॉडजिला दोनों म्यूटो को खत्म करके वापस उसी समुद्र में चला जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब जो सामने आने वाला है वो गॉडजिला से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आप इस कहानी का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के बाहर काफी लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब दुनिया को सच्चाई पता चल चुकी थी कि इंसानों के अलावा इस धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स भी मौजूद हैं और इन्हीं को संभालने के लिए मोनार्क नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। लेकिन अब लोग उसी के खिलाफ खड़े हो चुके थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोनार्क अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो चुका है। इसी दौरान हम मिलते हैं मोनार्क में काम करने वाले बिल से। बिल एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड की खोज करना चाहता था जो आज तक किसी मैप या रडार में दिखाई नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। तब वो एक ऐसी जानकारी देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है कि रूस भी उस आइलैंड तक पहुंचने वाला है और बस इसी वजह से उसे इस मिशन की मंजूरी मिल जाती है और साथ में आर्मी की सहायता भी दी जाती है। इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार की जाती है जिसमें एक एक्स सोल्जर होते हैं जेम्स, जो एक एक्सपर्ट ट्रैकर है, और पूरे मिशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटो जर्नलिस्ट है जिसका नाम मैसन है, और आर्मी की एक पूरी टुकड़ी शामिल होती है जिसकी कमान एक सख्त और खतरनाक कर्नल पैकार्ड के हाथों में होती है। पूरी टीम को एक साथ ब्रीफ किया जाता है और बताया जाता है कि वो एक ऐसे आइलैंड पर जाने वाले हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने ना सुना है और ना ही उसे कभी देखा है। उनका असली मकसद होता है रशियन आर्मी से पहेले टापू पर कब्जा करना और उस टापू के अंदर छिपे रहस्यों को समझना, और खासकर ये जानना कि उस जमीन के नीचे आखिर क्या छुपा हुआ है। इसीलिए वो लोग वहां पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स गिराने वाले होते हैं जो जमीन के अंदर जाकर ब्लास्ट करेंगे और उससे पैदा होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जाएगा। पूरी टीम को साफ बता दिया जाता है कि ये मिशन बेहद खतरनाक है। एक बार टापू पर पहुंचने के बाद बाहरी दुनिया से उनका संपर्क टूट जाएगा और वापस आने का सिर्फ एक ही मौका होगा। टापू पर पहुंचने के 3 दिन बाद नॉर्थ पोर्ट पर एक रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी और जो भी उस खतरनाक टापू के जंगल को क्रॉस करके वहां तक पहुंच जाएगा उसे रेस्क्यू टीम वापस ले आएगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई सोल्जर्स इन बातों को हल्के में लेते हैं और कई सोल्जर्स डर जाते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और एक बड़ी शिप में सवार होकर सफर को एंजॉय करते हुए उस रहस्यमयी टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। इस पूरे सफर को मेसन अपने कैमरे में कैद कर रही होती है, जैसे वो जानती हो कि ये मिशन इतिहास बनने वाला है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ समय बाद बिल और कर्नल पैकार्ड को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर वो इस तूफान में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन बिल ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए बिल कर्नल पैकार्ड की तरफ देखता है और उसे टोंट मारते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था तुम्हारे सैनिक किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, लेकिन तुम तो एक ही तूफान से डर गए। अब कर्नल पैकार्ड की ईगो पर बात आ जाती है। ये उसकी इज्जत और अहंकार का सवाल बन चुका होता है। कुछ ही देर में सारे चॉपर्स तैयार होने लगते हैं और सभी लोग एक एक करके उनमें सवार हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी उड़ान भरते हैं और कुछ ही पलों में वो उस खतरनाक तूफान के सामने पहुंच जाते हैं। तूफान के अंदर हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं, चॉपर्स हिलने लगते हैं, बिजली कड़क रही होती है। हर पल ऐसा लगता है जैसे अभी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी पायलट्स हार नहीं मानते और किसी तरह उस मौत जैसे समुद्री तूफान को पार कर लेते हैं। तूफान के उस पार पहुंचते ही उनके सामने होता है एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी आइलैंड जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, और इस आइलैंड का नाम था स्कल आइलैंड। लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही टीम वहां पहुंचती है वो अपने मिशन के तहत जंगल के अंदर बम गिराना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में चारों तरफ जोरदार धमाके गूंजने लगते हैं। घने जंगलों के अंदर मौजूद जानवर इन बमों को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं।
अभी मुश्किल से 1 या 2 चॉपर्स ही जमीन पर लैंड कर पाते हैं और बाकी अभी हवा में ही होते हैं। उसी समय टीम अपने रिएक्टर में डेटा देखती है, तब उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे बहुत बड़ा खाली हिस्सा मौजूद है। यानी इस टापू के अंदर कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमयी छुपा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, सामने से एक विशाल पेड़ हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा एक हेलीकॉप्टर को चीरकर उसमें घुस जाता है, जिससे वो तुरंत क्रैश होकर गिर जाता है। उसके बाद हालात पूरी तरह बिगड़ने लगते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स पर भी किसी अनजान और खतरनाक चीज के हमले शुरू हो जाते हैं। सैनिक घबरा जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमला कहां से हो रहा है। तभी अचानक उनमें से एक सैनिक के सामने एक विशाल आंख नजर आती है। इतनी बड़ी आंख कि उसे देखकर ही उसकी रूह कांप गई। कुछ ही सेकंड में वो रहस्यमयी चीज सामने आती है और वो होता है किंग कॉन्ग, एक विशालकाय दानव। कोंग अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है जैसे वो कोई खिलौना हो और गुस्से में अपना विशाल मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल जाता है। ये सब देखकर बाकी सैनिकों के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और खतरनाक जीव कभी नहीं देखा था। दरअसल किंग कॉन्ग इस टापू का रक्षक है। अब हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ मौत और धुआं और चीखें गूंज रही होती है। कर्नल पैकार्ड गुस्से में ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है बदला, क्योंकि उसके सामने उसके अपने जवानों को किंग कॉन्ग ने बेरहमी से मार दिया। वो किसी भी कीमत पर कोंग से बदला लेना चाहता है। उधर कोंग एक जोरदार दहाड़ लगाता है और वहां से चला जाता है। अब जो भी लोग जिंदा बचे होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ सोल्जर्स एक दूसरे से मिल भी जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि उन्हें नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि वो जिंदा बच सके, क्योंकि वहीं से 3 दिन बाद उनका रेस्क्यू होगा। साथ ही वो रास्ते में बाकी बचे लोगों को भी ढूंढने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी बीच हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। कर्नल पैकार्ड अचानक गुस्से में अपनी गन बिल के सिर पर तान देता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। अब बिल पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि आज से करीब 30 साल पहले वो एक शिप से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आया था, लेकिन इस आइलैंड के विशाल जीवों ने बेरहमी से सबको मार दिया। बस में ही अकेला जिंदा बचा था। लेकिन जब मैं वापस आया तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। बिल कहता है, मैंने उन दानवों को अपनी आंखों से देखा है। अगर वो कभी गलती से हमारे इलाकों में आ गए जहां इंसान रहते हैं तो कई बेगुनाह जाने जाएगी और पूरी धरती पर तबाही मच जाएगी, जैसे गॉडजिला और म्यूटो के समय हुआ है। कर्नल पैकार्ड भी अब उसकी बात को समझता है और वो बिल का साथ देने का फैसला लेता है। अब हम देखते हैं जेम्स और मैसन को, जो अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। उसी के किनारे एक विशालकाय जानवर उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। उसे देखकर सभी सोल्जर्स तुरंत अपनी गन उस पर तान लेते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें रोक देता है। वह ध्यान से उस जानवर को देखता है और समझ जाता है कि वह आक्रामक नहीं है बल्कि शांत है और बस अपने रास्ते जा रहा है। और कुछ ही देर में वह विशाल जानवर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। इसके बाद कर्नल पैकार्ड अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और अपने बाकी साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वह लोग पहुंचते हैं एक अजीब से जंगल में, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ होते हैं और पूरा इलाका बेहद शांत और डरावना लगता है, जैसे वहां कुछ अजीब छुपा हुआ हो। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी हलचल होती है और जब वह मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके एक साथी के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा नुकीला पैर घुस चुका होता है और वह तड़प रहा होता है। जैसे ही वह ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई बांस के पेड़ नहीं बल्कि एक विशालकाय मकड़ी है जो उनके ऊपर मंडरा रही है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि वह आसानी से एक इंसान को निगल सकती है। कुछ ही सेकंड में वह उन पर हमला कर देती है और अपनी लंबी जीभ जैसी चीज से एक सोल्जर को पकड़कर ऊपर खींचने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अब वह सोल्जर किसी तरह हिम्मत जुटाता है और अपने चाकू से उस मकड़ी की पकड़ को काटने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करके वह छूटकर नीचे गिर जाता है। बाकी सभी सोल्जर्स तुरंत उस विशाल मकड़ी पर हमला कर देते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार वो उस खतरनाक मकड़ी को मार गिराते हैं। इस घटना के बाद सभी को एक बात साफ समझ में आ जाती है कि इस पूरे टापू पर सभी जीव इतने ही खतरनाक और विशाल हैं जो किसी भी पल उनकी जान ले सकते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और मैसन का ग्रुप जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन्हें एक अजीब सा इलाका दिखाई देता है, जैसे वहां कोई बस्ती हो। पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां कुछ आदिवासी रहते हैं
जो उन्हें देखते ही हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक वहां एंट्री होती है मर्लो की, एक पुराना पायलट जो सालों पहले यहां क्रैश होने के बाद इसी टापू पर फंस गया था। इतने सालों में वो इन आदिवासियों के साथ ही रहकर उन्हीं का हिस्सा बन चुका था। वो तुरंत आदिवासियों को रोकता है और जेम्स की टीम की जान बचा लेता है और फिर अपने कबीले में ले जाता है, जहां एक पुरानी नाव में उन्होंने अपना घर बनाया हुआ होता है। अब हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अपनी टीम से अलग हो चुका होता है। अकेला जंगल में भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है। जैसे ही वो पानी के पास जाता है, उसकी नजर अचानक किंग कॉन्ग पर पड़ती है। कॉन्ग को देखकर वो डर के मारे तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि कॉन्ग घायल है। उसके शरीर पर कई जख्म होते हैं और उसके हाथ में बड़े बड़े कांटे घुसे हुए होते हैं। तभी अचानक उस पानी के अंदर से एक विशाल ऑक्टोपस निकलता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग बिना घबराए एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे टुकड़े टुकड़े कर उसे अपना खाना बना लेता है। ये सब देखकर वो सोल्जर समझ जाता है कि कॉन्ग सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि इस टापू का सबसे ताकतवर शिकारी भी है। वो सोल्जर वहीं छिपकर कॉन्ग के जाने का इंतजार करता है। उधर मर्लो के साथ पुराने शिप पर पहुंचकर जेम्स और बाकी लोग पत्थरों पर बनी हुई पुरानी कलाकृतियों को देखते हैं, जिनमें इस टापू का इतिहास छुपा होता है। उन चित्रों में साफ दिखाया गया होता है कि ये सारे विशाल जीव आज के नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही इस धरती पर मौजूद है और एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया पर इन्हीं का राज हुआ करता था। साथ ही उन चित्रों में उनकी आपसी लड़ाइयां और दुश्मनी भी दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि ये जीव सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी खतरा है। तब मर्लो उन्हें समझाता है कि इस टापू पर असली राजा सिर्फ एक ही है और वो है किंग कॉन्ग। वही एक ऐसा जीव है जो इस जगह का संतुलन बनाए रखता है और बाकी सभी लोगों की रक्षा करता है। आज अगर ये कबीले वाले जिंदा हैं तो सिर्फ कॉन्ग की वजह से, क्योंकि इस टापू पर उससे भी ज्यादा खतरनाक जीव मौजूद है जो जमीन के नीचे छुपे रहते हैं और मौका मिलते ही बाहर आकर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। मर्लो आगे बताता है कि उन्हीं खतरनाक जीवों ने कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया था और अब कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ सदस्य है और वो लगातार उन दुश्मनों को जमीन के नीचे दबा कर रखता है ताकि वो बाहर आकर तबाही ना मचा सकें। मर्लो उन्हें समझाता है कि नॉर्थ पोर्ट तक पैदल 3 दिन में पहुंचना नामुमकिन है। फिर वो उन्हें बताता है कि इतने सालों में उसने अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पार्ट्स से एक बोट तैयार की है और अब वही उनका यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद मर्लो अपने उन आदिवासी साथियों को अलविदा कहता है जिनके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। बिना कुछ कहे ही सब एक दूसरे की भावनाएं समझ रहे होते हैं और मैसन इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रही होती है। अब सभी मिलकर उस बोट को तैयार करने लगते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम था। इसी दौरान मैसन आसपास की तस्वीरें लेने के लिए निकलती है। तभी उसकी नजर एक विशाल जानवर पर पड़ती है जो एक क्रैश हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ होता है। वो दर्द में होता है लेकिन फिर भी शांत रहता है। मैसन बिना डरे उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहां किंग कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग बिना किसी मेहनत के उस हेलीकॉप्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। अब उसकी नजर मैसन पर पड़ती है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है। मैसन को लगता है कि अब उसका अंत करीब है, लेकिन कॉन्ग हमला नहीं करता। वो बस उसे ध्यान से देखता है, जैसे समझ रहा हो कि मैसन उसके लिए कोई खतरा नहीं बल्कि मदद करने आई है। कॉन्ग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स और बाकी लोग बोट में सवार होकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक सोल्जर अपनी टीम से बिछड़ चुका होता है। वो डर के मारे एक पेड़ के ऊपर छिपा बैठा होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि जिस पर वो बैठा है वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक खतरनाक जीव है। जैसे ही वो हरकत करता है वो जीव उस पर हमला कर देता है और भागने की कोशिश में वो एक और विशाल छिपकली जैसे दानव का शिकार बन जाता है। उधर बोट पर सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान मर्लो अपने अतीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि कभी उसकी भी एक फैमिली थी, लेकिन किस्मत ने उसे इस टापू पर ला फेंका। उसने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा और अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, एक बार अपने परिवार से मिलना। अगली सुबह जैसे ही सफर आगे बढ़ता है तभी अचानक उनका कम्युनिकेशन डिवाइस काम करने लगता है। वो तुरंत संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उसी समय पैकार्ड की टीम से उनका कनेक्शन हो जाता है, जिससे दोनों ग्रुप्स को पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा हैं और एक दूसरे की लोकेशन भी मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक एक नया खतरा सामने आ जाता है। किनारे पर खड़ा उनकी टीम का एक सदस्य एक उड़ने वाले खतरनाक जीव द्वारा उठा लिया जाता है। बाकी लोग तुरंत उस पर फायरिंग करते हैं और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनका साथी मारा जाता है। हालात को देखते हुए जेम्स का ग्रुप अपनी बोट किनारे पर लगाता है और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं
सामने से पैकार्ड और उसके बचे हुए सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। काफी समय बाद दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, लेकिन अब उनके बीच सोच का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। सभी एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं कि कम से कम वो अभी तक जिंदा हैं, लेकिन अब यहाँ से निकलना सबसे जरूरी था। इसलिए सब मिलकर नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम तक पहुंच सके। लेकिन तभी कर्नल पैकार्ड उन्हें रोक देता है और साफ कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। उसका मानना था कि उसका एक जवान अभी भी जिंदा है और वो उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मर्लो तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वेस्ट की तरफ जाना मतलब सीधा मौत को बुलाना है, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे रहने वाले खतरनाक जीव मौजूद हैं जो इस टापू के सबसे खतरनाक शिकारी हैं। लेकिन पैकार्ड अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उसकी जिद और बदले का सवाल बन चुका था और वो अपनी टीम को लेकर वेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। मजबूरी में बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक विशाल मैदान होता है जो हड्डियों और खोपड़ियों से भरा पड़ा होता है। चारों तरफ विशाल जीवों के कंकाल और इंसानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ आने वाला शायद ही कभी जिंदा वापस गया हो। उसी बीच उन्हें कुछ इतने बड़े कंकाल दिखते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि ये कोंग की प्रजाति के थे। और तभी जेम्स को एक सैनिक का लॉकेट मिलता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि जिसे बचाने वो यहाँ आए थे वो अब जिंदा नहीं है। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और उनके सामने एक विशाल छिपकली जैसा खतरनाक जीव निकल आता है जो एक कंकाल को चबाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो संभल पाते, वो दानव उन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वहाँ एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। एक एक करके वो खतरनाक छिपकली कई सोल्जर्स को मार देती है। बाकी सैनिक अपने सारे हथियारों से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो बेहद ताकतवर और तेज होती है। तभी वहां रखे कुछ इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं और जहरीली गैस पूरे इलाके में फैलने लगती है। हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच सैनिक आग का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ ही पलों में जमीन पर फैले फ्यूल की वजह से जोरदार धमाका होता है और उसी के साथ वो खतरनाक जीव पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस भयानक लड़ाई के बाद जो भी लोग जिंदा बचते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन कर्नल पैकार्ड अभी भी नहीं मानता। असल में उसका मकसद कुछ और ही होता है। वो उस जगह तक पहुंचना चाहता था जहां उसके हथियार पड़े थे ताकि वो किंग कोंग को खत्म कर सके। जेम्स, मर्लो और मेसन उसे समझाते हैं कि कोंग उनका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है। अगर कोंग नहीं होता तो अब तक वो सब उन खतरनाक जीवों का शिकार बन चुके होते। लेकिन पैकार्ड का गुस्सा अब जुनून बन चुका था और वो किसी भी हालत में कोंग को मारना चाहता था। इसके बाद टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। जेम्स, मर्लो और मेसन अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था यहाँ से निकलने का रास्ता। तभी जेम्स कहता है कि उन्हें नदी ढूंढनी होगी क्योंकि वही उन्हें बोट तक ले जा सकती है। इसी दौरान वो ऊंचाई पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी घनी धुंध के बीच उन्हें एक विशाल साया दिखाई देता है और जैसे ही धुंध हटती है उनके सामने खड़ा होता है किंग कोंग। दोनों वहीं रुक जाते हैं बिना हिले ताकि कोंग उन्हें खतरा न समझे और कोंग भी उन्हें ध्यान से देख रहा होता है, जैसे पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया हो। तभी मेसन धीरे धीरे कोंग की तरफ बढ़ती है और बिना डरे उसके हाथ को छूती है। कोंग भी शांत खड़ा रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस पल से साफ हो जाता है कि कोंग इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि अपने टापू का रक्षक है। दूसरी तरफ कर्नल पैकार्ड अपने सोल्जर्स के साथ उन हथियारों तक पहुंच जाता है और कोंग को मारने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो धमाके करता है और पानी में आग लगा देता है ताकि कोंग को अपनी तरफ खींच सके। और जैसे ही ये धमाके होते हैं कोंग गुस्से में उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। अब कोंग और पैकार्ड के बीच एक नदी होती है। कोंग जैसे ही उसे पार करने लगता है तभी पैकार्ड अपना जाल चालू करता है। उसने पहले ही पानी में पेट्रोल और ऑयल फैला रखा था और अगले ही पल पूरी नदी आग की लपटों में बदल जाती है। कोंग आग में जलने के बाद कमजोर हो जाता है और कुछ ही देर में जमीन पर गिर पड़ता है। अब कर्नल पैकार्ड उसे खत्म करने के लिए डेटोनेटर दबाने ही वाला होता है। तभी जेम्स, मेसन और मर्लो वहां पहुंचकर उसे रोकते हैं। वो समझाते हैं, लेकिन पैकार्ड अपने गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और जैसे ही वो डेटोनेटर दबाने जाता है तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। धमाकों की वजह से जमीन के नीचे छुपा असली खतरा जाग चुका होता है
मर्लो उसे पहचान लेता है और समझ जाता है कि अब सबसे बड़ा खतरा सामने आने वाला है। और तभी सामने आता है एक विशालकाय छिपकली जैसा दानव जिसका नाम रामाराक है। अब शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई, घायल कोंग और उस खतरनाक दानव के बीच। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हर वार के साथ जमीन कांपती है और पूरा इलाका तबाह होने लगता है। लड़ते लड़ते वो एक खुले मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां हर पल मौत मंडरा रही होती है। इसी बीच मैसन ऊंचाई पर जाकर अपने साथियों को सिग्नल देती है क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद होते हैं। दूसरी तरफ रामाराक धीरे धीरे कोंग पर भारी पड़ने लगता है और कोंग कमजोर होता जाता है। तभी बोट वहां पहुंचती है और उस पर लगी मशीन गन से वो लोग रामाराक पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान कोंग एक पुराने जहाज पर गिरकर भारी जंजीरों में फंस जाता है और उठ नहीं पाता। मौका देखकर मैसन फ्लेयर गन से रामाराक पर निशाना लगाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। और यही वो पल होता है जब लड़ाई का रुख बदलने वाला होता है। कोंग किसी तरह खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक बड़ी लोहे की जंजीर पकड़ लेता है। दोनों के बीच लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। इसी दौरान मैसन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में गिर जाती है। तभी पीछे से वो विशाल छिपकली रामाराक फिर से कोंग पर हमला कर देती है और उसे अपने मुंह में जकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि अब कोंग बच नहीं पाएगा, लेकिन कोंग हार मानने वालों में से नहीं होता। वह अपने हाथ को उस छिपकली के मुंह के अंदर घुसाकर उसकी जीभ को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच देता है। इस जोरदार वार से वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। फिर कोंग मैसन के पास जाता है और उसे उठाकर पानी से बाहर निकाल देता है। तभी जेम्स भी वहां पहुंच जाता है। कोंग वहां मौजूद बाकी लोगों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद सभी लोग रेस्क्यू बोट में बैठकर वहां से निकलते हैं। कोंग जोरदार दहाड़ के साथ उन्हें अलविदा कहता है। फिर हम देखते हैं मर्लो को, जो 28 साल बाद आखिरकार अपने फैमिली से वापस मिलता है। वो अपने बेटे को पहली बार देखता है और खुशी के आंसुओं के साथ यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। क्या समुद्र का राजा गॉडजिला और स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग कभी आमने सामने होंगे? इसका जवाब हमें कहानी के अगले पार्ट में मिलेगा। यदि आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।